नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम हर एक उस शख्सियत को आपके सामने आपसे रूबरू कराती रहती है जिन्होंने समाज नीति में, राजनीति में या मीडिया में, जर्नलिज्म में कुछ अच्छा किया है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं अंबाला में, और अंबाला का जब हम नाम लेते हैं जहन में एक ही नाम सबसे पहले आता है, रीटा शर्मा। रीटा शर्मा जी पंजाब केसरी की स्टेट हेड है। नाम ही काफ़ी है, तो हम भी उनसे अछूते कैसे रह सकते थे। तो उनसे हम चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए आज उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। सबसे पहले स्वागत करता हूं मैम आपका। धन्यवाद, थैंक यू। मैम देखिएगा, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, चौटाला से लेके बड़ी बड़ी शख्सियत, राजनीतिक है, सामाजिक, सबके इंटरव्यू किए हैं। आज खुद आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसा फील करते हैं? अच्छा लग रहा है, इससे पहले भी मैं दे चुकी हूँ, अच्छा लग रहा है। क्या लगता है कि जब आप बड़े बड़े व्यक्तियों को आप इंटरव्यू करते थे वो नर्वस हो जाते थे, क्या वो नर्वसनेस आपके अंदर रहती है जब कभी आप इंटरव्यू देते हैं? नहीं, अब नहीं है, स्टार्टिंग में थी। हाँ, पहला इंटरव्यू मैंने जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं मिस्टर ओम प्रकाश चौटाला जी, उनका किया था, तो थोड़ा उस वक्त नर्वस थी। हाँ, थोड़ा। मैम जानना चाहूँगा, आपको देखकर एक पीढ़ी है जो मीडिया में आई है, जर्नलिज्म सीखा है जिसने, क्योंकि आपने नीचे से लेके ऊपर पायदान का सफ़र तय किया है। किस तरह से जर्नी आपकी ये पूरी रही है? मेरी जर्नी वैसे तो ऑलमोस्ट ठीक रही है, अब नहीं लगता इस मुकाम पे पहुंच के, लेकिन अगर पीछे बिल्कुल जाते हैं तो बड़ी कष्ट से भरी भी रही है, चैलेंजिंग रही है। तो और बीइंग ए फीमेल तो मैंने बड़ा कुछ सहा है ना। जिस समय मैंने ज्वाइन किया था उस समय तो महिला पत्रकारों की गिनती हरियाणा में नामात्र थी, टिप्स पे 1 या 2 या 3, और डिस्ट्रिक्ट अंबाला में सिंगल मैं ही थी उसमें। दर्शकों को मैं बता दूं, आज से पूरे 18 साल पहले मैडम ने जर्नलिज्म में शुरुआत की थी, मीडिया में शुरुआत की थी। और कमाल की बात है कि पंजाब केसरी बड़े ब्रांड के साथ जुड़े थे। पहले ही बार में पंजाब केसरी के साथ जुड़े थे? हाँ जी, बिल्कुल पहली बार। तो पंजाब केसरी के साथ सफर कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा सफर रहा, और मुझे अब लगता नहीं कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पंजाब केसरी का एक सदस्य हूँ, और ये मेरा खुद का अखबार है। अनुभवी टीम के साथ काम करने का, अनुभवी लोगों के साथ काम करने का हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारा तजुर्बा हमारे अंदर आता है। कौन कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे, कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनसे आपको सीखने को मिला पंजाब केसरी में रहते हुए, जिससे आपका जीवन और आपका कैरियर बना? मेरे एक्चुअल में तो सिखाना, तो इसमें मुझे खुद ही सीखना पड़ा फील्ड में। ये ऐसा तो नहीं है कि जर्नलिज्म की आपने डिग्री ले ली है और आप आगे और सीख लिया, खुद धक्के खा के इसको सीखना पड़ता है फील्ड में जाके। लेकिन फिर भी मेरे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, अब वो नहीं है, दिवंगत है, श्री हीरानंद शर्मा जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और अभी एक सुमन भटनागर जी हैं, वो मेरे साथ ही हैं, तो उस समय वो ट्रिब्यून और बड़े बड़े पीटीआई इन सब में काम किया उन्होंने, उनके साथ सीखने का मुझे मौका मिला। मतलब 2 लोगों से मैंने अच्छा सीखा है। शर्मा जी, जानना चाहूँगा, 18 साल पहले की पत्रकारिता में आज की पत्रकारिता 2021 में हम खड़े हैं, किस तरह से बदलाव आपने देखे हैं, किस तरह के बदलाव आप महसूस करते हैं? बदलाव बहुत देखा है। उस समय क्या था कि चैलेंजिंग तो था, लेकिन इतनी वो नहीं थी कि एक न्यूज़ को हम एक अच्छी इस तरह से लेते थे कि न्यूज़ है, लोगों में जाए तो पर्टिकुलर पूरी तरह से एक आपको पूरी एक क्या इसमें कि एंड तक आप उसे जान पाए ना, पूरी ब्रीफिंग, उसमें कोई कमी ऐसी ना रह जाए, हमारी तरफ से कोई कमी ना हो। तो जो हम समाज को जो देते हैं ना, क्योंकि हम लोग जो होते हैं आईना होते हैं समाज का, जो हम समाज को दिखाते हैं वो वही देखते हैं। तो हम कोशिश करते थे कि जो दिखाएं उन्हें लगे कि सच देख रहे हैं और वो सही भी हो। मतलब कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि सिरे से लेके जड़ तक आप जाना चाहते थे, तह तक आप जाते थे। आज वो कमी कहीं ना कहीं खलती है। वो कमी खलती है, वो इसलिए कि एक तो पेशेंस नहीं है, एक जो कंपटीशन है कि मुझे आगे चलना है, मेरी न्यूज़ सबसे फास्ट चलनी है, तो उस चक्कर में आधी अधूरी न्यूज़ हम लोग दे देते हैं, अब आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाते हैं। बिल्कुल, उसमें वो थोड़ा सा होता है कि अगले दिन फिर खंडन करना पड़ता है, जबकि पहले 18 साल पहले से जब स्टार्ट किया, खंडन करना एक बहुत बड़ा इंसल्ट माना जाता था कि हम लोग कोई न्यूज़ का खंडन किसी जर्नलिस्ट को करना पड़ता है, तो उसके लिए बड़ी शर्म की बात होती है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जब आपका चालान करते हैं तो एक पंच कर दिया जाता है आपके लाइसेंस पर, उसी तरह का एक पंच माना जाता था कि एक इस रिपोर्टर की खबर को खंडन करना पड़ा है। समाज के अंदर छवि होती है बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है।
तो वैसे मुझे बहुत ही कम मौके मिले हैं कि मुझे किसी न्यूज़ का खंडन करना पड़े। मैं अभी तक उसी को फॉलो कर रही हूँ और मैं अपनी टीम को भी बोलती हूँ कि उसी को, क्योंकि खंडन करना बहुत बड़ा होता है। एक तो अपने साथ साथ अपने पेपर को आप इस लायक बनाते हैं कि आप खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है या क्रेडिबिलिटी घटती है कि हम लोगों ने इस पे न्यूज़ पे फोकस नहीं किया उसको। मतलब एक इतना सीनियर होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसके बाद उसके लिए खंडन करना पड़ता है, तो शर्म की बात होती है। सवाल रहेगा, आपने अभी कुछ वक्त पहले ही मुझे कहा कि जब आप इस फील्ड में आए तो तब आपको कुछ थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, परेशानियां, चुनौतियां थी। चुनौतियां एक महिला के सामने फील्ड से होती हैं, उसके अपने कोलीग से होती हैं या फैमिली से होती हैं, आपके सामने दोनों में से किस तरह की चुनौतियां आई? मेरे लिए तो फील्ड से थी, फील्ड से भी थी। और मैं मतलब अभी कुछ मेरे साथी जो पत्रकार साथी बुरा ना मान जाए, मुझे कुछ पत्रकार साथियों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि एक महिला को हम लोग कैसे टिकने दें। ऐसा था, सभी नहीं थे, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब सब गुस्सा ना हो जाए इस चीज में। मैं कहूंगा जो भी हमारे वरिष्ठ साथी हैं वो जो देख रहे हैं वो ये ना सोचे कि रीटा शर्मा जी उनकी बुराई कर रही हैं। देखिए, इस चीज से दो चार तो हम भी होते हैं, जब हमारा बहुत लंबा करियर नहीं है मैम, हमें भी दो चार होना पड़ता है। शायद तब भी इतना ही लोग टांग खिंचाई करते थे, आज भी इतना ही करते हैं। बिल्कुल करते हैं, उस समय ज्यादा था, अब नहीं है, अब नहीं है बिल्कुल भी। अब आप उस ऊंचाई पर है जहां पर आज की परेशानियां नहीं दिखती, ग्राउंड पे जो रहता है उसे पता है। नहीं, मैं बड़ी ग्राउंड से, आपको पता है, जमीन से उठ के बिल्कुल यहाँ तक पहुंची हूँ। और आज भी मेरी वर्किंग वैसे ही है। मैंने आज भी अपना जो वर्किंग का जो स्टाइल है चेंज नहीं किया है। अभी भी मुझे लगता है कि छोटी सी कोई घटना होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं मौके पे जाती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अभी भी कि मैं किस लेवल पे हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ा। आपने कहा कि आपको चुनौतियां फील्ड से मिलती थी, आपके ब्रीफ करना चाहूंगी और आगे के लिए करना भी चाहूंगी। और वो लोग जो देख भी रहे होंगे जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम मैंने झेली भी है, तो बुरा ना माने, लेकिन एक लेसन लेके आगे नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज वो लोग कहीं स्टैंड नहीं है, बिल्कुल वो देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो कुछ मेरे पत्रकार साथी ऐसे थे कि जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता था कि एक महिला इस फील्ड में कैसे आ गई, वो स्टैंड कैसे करेगी। यहाँ तक कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, कोई बड़ा मंत्री या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जैसे आते थे, तो जैसे बहुत सारी चेयर्स लगी हैं, तो एक चेयर्स खाली होती थी तो उस पर अपनी कॉपी रख देते थे कि हमारा तो कोई साथी आने वाला है, ना बैठ जाए। तो मैं सोचती थी कि मुझे तो एक न्यूज़ करनी है, नहीं बैठी तो क्या हुआ, मैं खड़े खड़े नोट करना, वापस आ जाना करना और कुछ एक्स्ट्रा करना। चलते रहे, काफी चुनौतियां आई, पेश करने की कोशिश की गई। मतलब कहीं ना कहीं वो मेंटलिटी, पुरुष प्रधान जो मेंटलिटी थी, उसने दिक्कत की, बहुत ज्यादा थी। आप मेरी बात करें कि मैंने कितने इंटरव्यू किए, मैंने बहुत पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू भी किए, लेकिन उससे खामियाजा मतलब मुझे भुगतना भी पड़ा। ये होता था कि जैसे आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं या आप किसी मिनिस्टर का कर रहे हैं, आपको लोग फोन भी साइलेंस कर दीजिए, रूम भी बंद होना चाहिए, है ना। वो किसी होटल में ठहरे हैं, कहीं भी ठहरे हैं, एक महिला पत्रकार अगर ऐसा करती है, मैंने किया इंटरव्यू, तो उसके आने के बाद ये नहीं होता कि इंटरव्यू करके आई है, उसके बाद ही अपने साथी भी ऐसे एलिगेशन, मतलब इस तरह के ब्लेम लगा देते हैं कि ये तो मिनिस्टर के साथ वहाँ बैठ के आए, यहाँ बैठ के आए। तो इस तरह की चुनौतियां जो होती है ना, वो मैंने बड़ी फेस की है। फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली भी तोड़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन रीटा शर्मा कहाँ मानने वाली थी? मैं मानने वाली नहीं थी। ये था कि बेसिकली मेरे फादर आर्मी में थे, तो फिर फौजी की बेटी हूँ, हार तो मारने वाली हूँ नहीं, हार नहीं मानने वाली थी। टफनेस थी मुझमें कि जितना भी करेंगे, लेकिन मुझे तो पहुँचना, मुझे वो दिखता था। मैं इसका जो क्रेडिट है ना, हमारे जो पंजाब कृषि के ज्वाइंट एडिटर है श्री अविनाश चोपड़ा जी, मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि क्या हुआ कि मैंने जैसे नया ज्वाइन किया, तो हमारे यहाँ क्या कि लोग लेटर लिख देते हैं, अननोन लेटर की, मानसिक तौर से कुछ लोग बीमार होते हैं, तो एक महिला है, तब स्टार्टिंग में तो होता कि ये है वो है जो भी, तो उन्होंने मुझे लेटर दिया, तो मैं पढ़ के ना लिटरली मैं रो पड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इसलिए नहीं दिखाया आपको कि आप रो पड़ो, आपको यहाँ सफल होना है तो हाथी बनना है। डॉग्स आर बार्किंग, उनकी मुझे आज भी याद है कि कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता रहता है, और आप ऐसे बन के चलेंगे तो अपना एम वो कर लेंगे। ये शब्द आपने अविनाश चोपड़ा जी ने आपको बोले और वो आपका जीवन बदलने में कामयाब? बस उन्होंने कहा कि 100% दो, मैंने 100% दिया अपना। मैंने ये नहीं कि मैं घर बैठी हूँ सुनी सुनाई खबर, ऐसा नहीं, मैंने फील्ड में 24 घंटे काम किया। मैंने रात 4 बजे तक सुबह काम किया, अभी भी करती हूँ, लेकिन मैंने पूरा मेहनत भी दी और कुछ को बिल्कुल। आपने बात की घर की, देखिएगा एक महिला को अगर घर से सपोर्ट ना हो तो शायद किसी भी
पद पर या किसी भी सफ़र में वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। आप सफ़र हैं तो जाहिर सी तौर पर परिवार का साथ आपको मिला है। परिवार में आपके हस्बैंड हैं, आपकी मदर इन लॉ हैं, उनका किस तरह से बिहेवियर रहा, उनका किस तरह से सपोर्ट आपको रहा? मुझे पूरा सपोर्ट मिला, मेरी मदर का बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला और अभी तक मिल रहा है, देख ही रहे हैं आप, बढ़िया था। फैमिली संभाली और बाहर आप संभालते गए तभी ये मुकाम हासिल कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट देना चाहेंगे उनको? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगी, अभी भी। थैंक यू। आज का वक्त बदला है, प्रिंट मीडिया हावी था उस वक्त, आज सोशल मीडिया हावी है। सोशल मीडिया में हर रोज़ नए पत्रकार आ जाते हैं, बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। आपको भी लगता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं आपसे पहले 10 पत्रकार बैठे होते हैं तो शायद आपको कई बार सीट भी नहीं मिलती है? तो माहौल बदला है, जो विश्वसनीयता है घटी है कहीं ना कहीं। तो ऐसे मौके पर एक बड़े इंस्टीट्यूशन होने के, एक बड़ा मीडिया हाउस, एक बड़ा वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस तरह से जिम्मेदारियां आप लोगों की बढ़ जाती है? देखो, पत्रकारों का तादाद बढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं है, आ रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार होने चाहिए। मेन जो क्वेश्चन जो आपका है ना, कि मुद्दा ये है कि वो पत्रकार होने चाहिए और उनको पत्रकारिता के जो मायने हैं, जो दायरा है, जो जिम्मेदारियां, वो पता होनी चाहिए। वो कुछ सारे नहीं है ऐसे, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे हैं अच्छे जो आ भी रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे तरीके से अपने जर्नलिज्म को बढ़िया मुकाम पे ले भी जा रहे हैं, समाज को एक अच्छी अपनी सोच और अच्छा आईना भी दिखा रहे हैं। उदाहरण दे सकते हैं, कंचन टीवी का भी उदाहरण दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंचन टीवी से कंचन जी, तो मैं देख रही हूँ आपकी मैगजीन, मैंने देखी है आपकी कंचन वर्ड के नाम से, तो मैंने आपके सारे एडिटोरियल्स जो भी हैं पढ़े हैं, बड़ा अच्छा, आपको समाज को एक अच्छा दे रहे हैं। तो आप जैसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही, जिन्होंने कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ब्लैकमेलिंग को लेकर के कुछ ऐसा करके, जिन्होंने सुबह घर से निकलते हैं और मोबाइल से इसका वीडियो बना, उसका बना, इसको ब्लैकमेल कर, ऐसे कई मामले आ रहे हैं। तो इसमें हमें शर्मिंदगी होती है। छवि धूमिल हुई है, उसका खामियाजा एक बड़े इंस्टीट्यूशन को भी, बड़े पत्रकार को भी भुगतना पड़ता है। जब पत्रकार का नाम आता है तो उनके लोगों को, कुछ लोगों के जीवन में आता है ये तो ब्लैकमेल करेंगे, ये ब्लैकमेलर है, ये शब्द थोड़ा दुखता है। तो इसके लिए हम लोगों की काफ़ी बार मीटिंग्स हुई हैं कि आई कार्ड बनाए जाएं और देखा जाए कि किस मीडिया हाउस से है, क्या है, लेकिन प्रशासन भी अपने गले में कोई आफत डालना नहीं चाहता कि चलिए मीटिंग लेते हैं, कर देते हैं, लेकिन कर नहीं रहे, करना चाहिए। अब मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि जीवन में कभी आपका अच्छा भला कैरियर रहा है, कामयाब सफ़र रहा है, आपके कैरियर के दौरान कभी कोई ऐसा पल आया जब आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, जब निराशा हुई हो, आपको लगा हो कि यार नहीं, गलत ट्रैक पे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगा, मतलब इस फील्ड में आते हुए नहीं लगा कि मैं गलत ट्रैक, नहीं। इस फील्ड के जरिए तो मैंने बहुत लोगों को काफ़ी इंसाफ दिलवाया भी है। और आपने मुझसे पूछा था पहले कि मैं इस फील्ड में आई क्यों, है ना, कि कुछ और भी चुन सकती थी करियर में, एयर होस्टेस बन सकती थी, जबकि मेरे फैमिली को था, मैं IPS था, ये सब था मेरा एक मोटिव। चलिए मैंने पत्रकारिता चुनी। मेरी बड़ी सिस्टर थे, वो एक्सपायर हो गए, तो उनका क्या था, आफ्टर मैरिज तो एक्सीडेंटल बर्न, मतलब उन्होंने खुद सुसाइड कर लिया था। तो उसको मैं इंसाफ नहीं दिलवा पाई, मैं छोटी भी थी, वो बहुत बड़े थे, तो उस समय ये नहीं था कि हम लोग कुछ कर पाए, जैसा भी था इन सिस्टम में। तो वो टीज थी मेरे अंदर, कुछ होता था डॉरी का, कुछ ऐसी फैमिली में देखा कि डॉरी के केसेस हो जाते हैं, जैसे फैमिली के अंदर वो फेक हो गए है ना, उसमें सारे पूरे घर ने भुगता, उसमें पुलिस की भूमिका ऐसी रहती है जो अपनी बिल्कुल नहीं करते हैं, मतलब निभाते ही नहीं है। मान लो ननद बैठी है दिल्ली और ये ऐसा है वैसा है, तो उसका नाम डाल, मतलब इतना बुरा हाल कर देते हैं कि पूरा का पूरा घर सुसाइड पे करने को उतर आता है। कई मामले मैंने ऐसे देखे हैं, अपने आसपास देखे हैं। तो मन में थी कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं ऐसा क्या बनूं कि मैं सब कुछ कर सकूं ना। तो एक मीडिया ऐसी लाइन थी कि मुझे लगता है कि मैं इंसाफ दिला सकते सब। लगा कि सशक्त हो जाता है, सशक्त माध्यम है और आपके पास पावर भी आ जाता है। बिल्कुल आती है और उसका हम सही यूटिलाइज करते हैं। मैंने आज तक सही यूटिलाइज किया। शर्मा जी ने सही यूटिलाइज किया, कभी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया किसी को? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत इस्तेमाल किया तो आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होते। ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। जी देखिएगा, अगर आपने कुछ गलत किया होता तो शायद वो अगर लोगों के सामने आता तो फिर मैं शायद बचता। अगर आपने कुछ गलत किया है और वो लोगों के सामने नहीं आया तो शायद हम सब अनजान ही रहते उससे।
शर्मा जी, आपसे बात करते हुए लग नहीं रहा कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की एक मालकिन से या उनके ओनर से बात कर रहा हूँ या उनके प्रधान से बात कर रहा हूँ। आप पूरे स्टेट के हेड हैं, किस तरह से पूरे इंस्टीट्यूशन को डील करते हैं? बहुत बड़ी टीम है, पूरा आपके ऊपर प्रेशर रहता है, किस तरह से डील किया जाता है? प्रेशर मैं मानती नहीं इस चीज़ को। मुझे काम करने में अच्छा लगता है, जितना काम मुझे मिलता है मुझे लगता है कि और मिल जाए और जिम्मेवारी मिल जाए, मैं निभा लूँ। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा खुद का है ना, मैं अगर ये सोचूं कि मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं सोचूं मुझे इतनी सैलरी मिलती है, 9 to 5 काम किया और चलिए, मैं उसको ये नहीं सोचती हूँ। मुझे हमारे डायरेक्टर हैं अभी, हमारे जो मेन, मैं आपको बताती हूँ, जो चीफ एडिटर हैं श्री विजय चोपड़ा जी, तो वो अभी हैं 80 अबव हैं। मैंने उनसे एक सीख सीखी है, वो 3 बजे भी मुझे फ़ोन कर देते हैं सुबह कि इस पेपर सप्लाई में लेट हो गया है, ऐसा हो गया है, इसको ठीक करो, जबकि वो मेरी लाइन, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। बावजूद उसके मैं होकर को फ़ोन करूंगी, मुझे रेलवे स्टेशन जाना होता है, पेपर लेट क्यों आया, तो मैं चली जाती हूँ 3 बजे उठ के। जब वो इस उम्र में जाके, वो मालिक हैं, उनको भी क्या पड़ी है, सुबह देखेंगे उनके जो नीचे कुलिक, वो सब बताएंगे, वो देख रहे हैं। तो मुझे उनसे सीख मिली कि काम में कभी मैं घड़ी नहीं, मैं देखा आपने, मैंने घड़ी नहीं डाली, मैं बड़ा कम डालती हूँ। मतलब अगर मैंने काम करना है तो फिर करना है। वो एक शब्द है ना कि नौकरी करी तो नखरा नहीं है, तो वो ये चीज़ें लेके चलती हूँ मैं। तो इसमें मैं प्रेशर नहीं मानती, और कोई ऐसा नहीं है कि मुझे हाँ, टीम को कैसे हैंडल करती हूँ, आपने क्वेश्चन किया था मुझे। टीम को जैसे मैं काम करती हूँ, उनके राइज करती हूँ कि भाई काम करो, काम करते वक्त मत सोचो, जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, रोके मत करो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि प्रेशर है। तो मतलब डिक्टेटर बॉस की तरह काम नहीं करते, उनके कुलिक की तरह काम करते? बिल्कुल, हम तो फ्रेंडली काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो ऑनर है वो हमारे साथ कभी उन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं किया है, उन्होंने कभी हमें ऑर्डर नहीं किया, हम भी नहीं करते। उनसे एक ही चीज़ सीखी है, प्यार से जो काम करवा लेते हैं वो ही कर पाते हैं काम। अब मेरा इंटरव्यू बिल्कुल आखिरी पड़ाव में, चलते चलते एक ना बड़ी चाहूँगा कि मैं आप बड़ी ईमानदारी से जवाब दें। जीवन में कोई टीस जो है, जो चाहते हैं कि ये हो? हाँ, बस टीस ये है कि वर्किंग जो महिलाएं हैं या उनके साथ बिहेव थोड़ा समाज को अच्छा करना चाहिए, हर सोच करैक्टर से जोड़ करके, या इस तरह से नहीं कि उनको कोई भी चीज़ हो तो ये महिला है, तो मतलब महिलाओं को सम्मान कहते हैं, समान अधिकार दिया हुआ है, लेकिन समान अधिकार के साथ सम्मान नहीं दिया जा रहा, वो अभी भी नहीं दिया जा रहा, कहने को दिया जा रहा, लेकिन वो नहीं है, वो ज़रूरी है। बस ये तो बात हुई टीस की। अब चाहूँगा मैं हमारे दर्शकों को आप चलते चलते बताइए कि जीवन में बहुत कुछ आपने अचीव किया है, और क्या ख्वाहिश बाकी है जो चाहते हैं कि वो मुकाम मुझे हासिल करना है? बस अभी तो ये है कि जो लिख दो वो कानून बन जाए। फिलहाल ये कि अच्छा कर सकूं समाज के लिए, और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दायरे से, हमारे हाथ से, इख्तियार बोलते हैं ना, उससे बाहर है, कि वो भी कर सकूं, कि कोई भी अगर मेरे पास आता है कोई प्रॉब्लम लेके, तो वो वापस ना वो हो जाए। बस राजनीति में आना चाहेंगे फिर आने वाले वक्त में, क्योंकि वहाँ बैठ के आप कुछ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि तब पावर तो तभी हाथ में रहेगी आपके। मैं आपका ये जवाब देना चाहूँगी। मैं चाहती थी कि मुझसे क्वेश्चन पूछें आप। आज से हम लोग गए थे, कलकत्ता गई हूँ मैं अभी फेब में, 26 मार्च, अभी बंगाल के जो इलेक्शंस आ रहे थे, तो मैं कलकत्ता वैसे माथा टेकने गई थी काली माता के मंदिर। उससे पहले तक मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था, मुझे नहीं था कि मैंने आना है। मैंने वहाँ ममता बनर्जी जी का काम देखा, लोगों से सुना उनके बारे में कि एक महिला हिला के रख दिया, प्रभाव देखा उनका, नहीं प्रभाव के अलावा उनका वर्किंग देखी, क्या सिंपलिसिटी है उनके अंदर, उसके बाद काम करने की जो उनके अंदर ईमानदारी है। और अभी आपने देखा इलेक्शन में क्या रिजल्ट्स आए हैं, किस तरह से रिजल्ट जो उन्होंने दिए, इतना सारा ताम झाम लेके पूरी सरकार जो वहाँ बैठी हुई थी, और वो एक महिला ने, कहने में उनका कद कहते हैं 4 फुट का है, तो उन महिला ने हिला के रख दिया। तो वहाँ कब उम्मीद की जा सकती है कि आपको एक नई पारी के तौर पर देखा जाएगा? अभी मैं पत्रकारिता का जो पारी है वो खेल लूँ, उसके बाद जरूर आऊंगी। गोलमोल कर रहे हैं आप जवाब को? नहीं, गोलमोल नहीं कर रही, मैं जल्दी आना चाहूंगी, आऊंगी जरूर। अच्छा ऑफर मिले बिल्कुल आऊंगी। पोजीशन में जाएंगे या सरकार के साथ जाएंगे? अभी कुछ नहीं कह सकती है। कोई ऑफर नहीं दे रहे। देखिएगा, अगर पॉलिटिशियंस हमारे इस इंटरव्यू को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो खुली उनको ऑफर है
कि रीटा शर्मा जी राजनीति में आना चाहती है, साफ सुथरी दबंगई की राजनीति, जैसा चिर परिचित उनका अंदाज है वैसी वो राजनीति पारी खेलेंगी, हम इससे इत्तेफाक रखते हैं। अब वो आने के लिए तैयार है, तो पार्टियों के लिए खुला निमंत्रण है। कंचन टीवी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। रीटा शर्मा जी को आपका सुझाव, आपका निमंत्रण हम पहुंचाएंगे। अब मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को, जो हमारे खासकर यूट्यूबर हैं, नए मीडिया जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कंचन टीवी देखते रहें। मैं कंचन टीवी पे हूँ तो यही बोलूँगी। और सोशल मीडिया मतलब अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया, और देखते भी रहें, लेकिन थोड़ा सा उसको, उस पर एकदम से भी यकीन ना कर लें। थोड़ा सा उसको सच्चाई है उसको थोड़ा जाने, थोड़ा पेशेंस रखिए कि अगला जब तक उसका रुझान नहीं आता है तब तक अपनी कोई राय कायम ना करें उसको लेके। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैम, इतनी बेबाकी से कंचन टीवी से, यशपाल कंचन से बात करने के लिए। थैंक यू। तो देखा आपने, हम कुछ और सोच कर आए थे कि हम एक पंजाब केसरी की स्टेट हेड से मिल रहे हैं। हमें लगा था कि वो हमें 2 मिनट देंगे, शायद बाहर से बाहर हमें टरका दे, लेकिन रीटा शर्मा जी एक जबरदस्त शख्सियत है, बड़ा अच्छा लगा। और मैं कहना चाहूँगा कि मेरे जो लिस्ट है, मेरे जो अच्छे लोगों की लिस्ट है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल की लिस्ट है, उसमें आज एक हीरा मैंने जोड़ लिया है रीटा शर्मा के तौर पर। आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे क्योंकि वो बड़ी बेबाकी से बात करते हैं, साफ गोई से बात करते हैं, बातों में कुछ भी घालमेल नहीं करते, मिलावट नहीं करते। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ, पंजाब केसरी के साथ काम करते हैं जिसने एक आयाम स्थापित किए हैं, जो अपने आप में एक युग है, अपने आप में एक पिरामिड है। तो उसी के साथ वो काम करते करते उनकी शख्सियत ऐसी हुई है, राजनीति की बात पर भी वो हंसकर टाल देती हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तित्व को राजनीति में आना चाहिए ताकि जो गंदगी कही जाती है राजनीति में वो साफ हो। हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्तित्व आए। रीटा शर्मा जी ने एक आयाम स्थापित किए हैं, एक इतिहास रचा है, क्योंकि बहुत ही जमीन से जुड़े वो थे और एक बड़े पद पर आज वो बैठे हैं। उसके बाद भी इतने ही शालीन हैं, शालीनता से बात करते हैं, साफगोई से बात करते हैं, हम कायल हुए। और आप भी बताइए कि आप कितना इत्तेफाक इस बात से रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, कंचन टीवी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हम यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी है, वहां पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।